प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्रेमचंद के नारी संबंधी आदर्शों पर। विद्यार्थियों, प्रेमचंद का युग वास्तव में भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का युग था और नारी जागरण तथा नारी उत्थान इसी नवजागरण का अंग था। यह नवजागरण भारत को आधुनिक बना रहा था, परंतु वह पुरातन मूल्यों की नींव पर ही बन रहा था। उस युग का नारी जागरण भी एक नई भारतीय नारी को जन्म दे रहा था, परंतु वह भी परंपरागत भारतीय नारी की बुनियाद पर ही अपना नया रूप ग्रहण कर रही थी, नया आकार ले रही थी। वह नारी अपने परंपरागत मूल्यों के साथ ही आधुनिक बन रही थी और इसी कारण वह घर, परिवार, विवाह, पतिव्रत और एक निष्ठता जैसे परंपरागत मूल्यों के प्रति समर्पित थी और साथ ही अपने अधिकार, स्वतंत्रता और अस्तित्व का आग्रह कर रही थी। और यह प्रेमचंद की नहीं, उस युग की मांग थी। विद्यार्थियों, प्रेमचंद के नारी आदर्श संबंधी मान्यताओं पर विचार करते हुए हमें इतना अवश्य समझ लेना होगा कि उनके विचार से, प्रेमचंद की मान्यताओं से नारी के आदर्शों में त्याग और सेवा के साथ पवित्रता भी एक महत्वपूर्ण अंग है। नारी की पवित्रता, नारी की शुचिता, इस पर प्रेमचंद ने बहुत अधिक बल दिया है। प्रेमचंद अपने औपन्यासिक पात्रों में, नारी पात्रों में या कहानियों की नारी पात्रों में, दोनों ही जगह है, वे नारी के शीलहरण अथवा उसकी शुचिता को कलंकित करने के पुरुष पुरुष के किसी भी प्रयास को क्षमा नहीं कर पाते हैं। उनके साहित्य में इस तरह के अनेक प्रसंग मिलते हैं। वे नारी का कोई भी रूप हो, चाहे कुमारी का रूप हो, प्रेमिका का रूप हो, पत्नी का रूप हो, विधवा हो या कोई भी रूप हो, नारी जहाँ जहाँ उनकी रचनाओं में मिलती है, वहाँ वहाँ जब जब नारी के शीलहरण का प्रसंग दिखाई देता है, तो वहाँ हमें प्रतिक्रियाओं के कई रूप भी मिलते हैं। इस संदर्भ में हम अगर रंगभूमि उपन्यास की चर्चा करें, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि इस तरह के कई प्रसंग आते हैं जहाँ पर उन्होंने नारी की शुचिता को, नारी की पवित्रता को अधिक महत्व दिया है और उसकी मर्यादा को बनाए रखा है। रंगभूमि में एक प्रसंग है विनय और सोफिया का, जो प्रेमी प्रेमिका है। दूसरा है सूरदास और सुभागी का, जो अपयश का भागी बनता है और सूरदास अदालत से दंड भी पाता है। और तीसरा प्रसंग है सुभागी के साथ घीसू आदि जब बलात्कार की चेष्टा करते हैं तो वे सजा भी पाते हैं, दंडित भी होते हैं। इसी तरह से देखिए कि एक प्रसंग में जब सोफिया और विनय भीलों की बस्ती में होते हैं, तो लेखक कहते हैं, प्रेमचंद कहते हैं कि दोनों ही प्रेम में डूबे हैं, दोनों ही मिलन के लिए विकल हैं, बेचैन हैं, अधीर हैं, परंतु एकांत और
स्वाधीनता होने पर भी नैतिक बंधनों की दृढ़ता उन्हें मिलने नहीं देती। जब विनय की अधीरता बढ़ती है तो वह एक भीलनी की दी हुई जड़ी बूटी और वशीकरण मंत्र का प्रयोग भी करता है, परंतु बाद में वही विनय पश्चाताप करते हुए भी दिखाई देता है और स्वीकार करता है कि उसने विश्वासघात किया है और उसके नैतिक भावों का नाश हो गया है। तो इस तरह से घृणित प्रयास करने पर वह स्वयं को बहुत हीन भी मानता है, स्वयं को धिक्कारता भी है। एक और प्रसंग में जब सोफिया विनय के गले में बाहें डाल देती है तो विनय अपनी को नियंत्रित करता है और सोफिया की शुचिता की रक्षा भी कर लेता है। और एक और प्रसंग है सूरदास और सुभागी का प्रसंग। उसमें नारी को अपने यहाँ आश्रय देने का कलंक सूरदास पर लग जाता है। भैरों के पीटने पर जब उसकी घरवाली सुभागी सूरदास के झोपड़े में शरण लेती है, आश्रय लेती है, तो भैरों और नायक राम आदि उस पर यानी सूरदास पर पराई औरत को वश में करने का दोष लगाते हैं। तो सूरदास कहता है, मैं पराई स्त्री को अपनी माता, बेटी, बहन समझता हूँ। जिस दिन मेरा मन इतना चंचल हो जाएगा तुम मुझे जीता न देखोगे। इस तरह से सूरदास सुभागी की शील रक्षा के लिए, उसी मर्यादा की रक्षा के लिए ही उसे अपने झोपड़े में रखता है और वह जानता है कि यदि उसने सुभागी को झोपड़े से निकाल दिया तो वह मुसलमान या किरिस्तान हो जाएगी। और यही सूरदास आगे चलकर भी सुभागी के साथ बलात्कार की चेष्टा करने वाले गांव के ही लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाता है और इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करता कि सारा गांव उसका विरोधी हो गया है। सूरदास के लिए नारी का सतीत्व और उसकी पवित्रता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सबसे अधिक महत्व रखती है। उपन्यास में सूरदास नायक राम से यही कहता है कि क्या औरत की आबरू कुछ होती ही नहीं? सुभागी गरीब है, अबला है, मजूरी करके अपना पेट पालती है, इसलिए जो चाहे उसकी आबरू बिगाड़ दे, जो चाहे उसे हरजाई समझ ले। औरत की आबरू कोई हंसी खेल नहीं है, उसके पीछे सिर कट जाते हैं, लहू की नदी बह जाती है। और सूरदास यही करता है और घीसू और विद्याधर को सजा मिल जाती है, दंडित हो जाते हैं। विद्यार्थियों, इस तरह से हम देखते हैं कि रंगभूमि ही नहीं बल्कि उनकी सभी रचनाओं में, चाहे उपन्यास हो चाहे कहानियां हो, हिंदी साहित्यकारों में एकमात्र प्रेमचंद ही ऐसे साहित्यकार दिखाई देते हैं जिन्होंने नारी जागरण का शंखनाद किया, उसके अबला और दासी के परंपरागत कलंक को मिटाया, उसे शिक्षित किया और कहीं कहीं वे उसको राजनीति में सक्रिय भी दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद अपने नारी पात्रों को विधवा विवाह, बेमेल विवाह, दहेज, तलाक जैसी
कुप्रथाओं के प्रति सचेत भी करते हैं और उनसे बचाकर भी ले जाते हैं। प्रेमचंद नारी पात्रों को स्वाधीनता और अस्तित्व और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष की शक्ति भी प्रदान करते हैं। उन्हें जूझते हुए भी, संघर्ष करते हुए भी दिखाते हैं और ऐसा उस समय के रचनाकारों में विरल ही था। ऐसा बहुत कम रचनाकारों ने किया है। प्रेमचंद अपने नारी पात्रों में आदर्श माता का चरित्र भी दिखाते हैं, आदर्श पत्नी का चरित्र भी दिखाते हैं, आदर्श प्रेमिका को भी दिखाते हैं और आदर्श बहन को भी दिखाते हैं। और अपने ऐसे नारी पात्रों की सर्जना के माध्यम से वे समाज में इस तरह के आदर्श नारी पात्रों की कल्पना करते हैं जो हर अन्याय, शोषण और दमन से मुक्ति पाने के लिए लड़ सके और दूसरों को भी संघर्ष के लिए प्रेरणा दे सके, दूसरों को भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने का, खड़े होने का लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए दूसरों को भी प्रेरित कर सके। यह प्रेमचंद का अपनी रचनाओं में प्रयास रहा है। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि प्रेमचंद ऐसे जुझारू नारी पात्रों की सर्जना के बाद भी वे अपने किसी भी नारी पात्र को इतना आधुनिक नहीं बना पाए कि वह विवाह पूर्व संबंध बना ले, किसी पर पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित कर ले और अपनी स्वच्छंदता से समाज में हलचल पैदा कर दे। ऐसा कोई भी नारी पात्र प्रेमचंद की रचनाओं में हमें दिखाई नहीं देता है। उनके नारी पात्र एक आदर्श में बंधे हैं और एक पात्र के माध्यम से प्रेमचंद कहलाते हैं कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद के नारी पात्र स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही अपनी शुचिता को भी बचाकर ले जाते हैं। कहीं भी स्वच्छंद नहीं दिखते और कहीं भी वे अपनी एक निष्ठता और पवित्रता को खोने नहीं देते। हालांकि अधिकारों की लड़ाई में शामिल रहते हैं, अधिकारों के लिए सचेत रहते हैं।